फ्लाइट नंबर 571, जिसमें सवार थे रग्बी प्लेयर्स के साथ उनके दोस्त और परिवार के सदस्यों सहित कुल 45 पैसेंजर्स। इनके साथ ये फ्लाइट साउथ अमेरिका के यूरुग्वे देश से लेकर चिली देश की राजधानी सैंटियागो तक की उड़ान भरते वक्त जमीन से हजारों फीट की ऊंचाई पर मौजूद एंडीज की बर्फीली पहाड़ियों के बीच क्रैश हो गई थी। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस चलने के बाद भी रेस्क्यू टीम इन बचे हुए पैसेंजर्स को कई दिन तक नहीं ढूंढ पाई थी और इतने दिन तक इन पैसेंजर्स ने खुद को -30 डिग्री की जमा देने वाली सर्दी में बचाए रखने के लिए अपनों का ही मांस खाने से भी परहेज नहीं किया था। इतिहास में इस घटना को सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाले प्लेन हादसे का नाम दिया जाता है। तो आखिर क्या थी फ्लाइट 571 की पूरी दास्तान? आइए जान लेते हैं आज की अपनी इस वीडियो में। 12 अक्टूबर 1972 के दिन यूरुग्वे से सैंटियागो के लिए जाने वाली एक चार्टर्ड फ्लाइट 571 को 3 घंटे में अपना सफर पूरा कर लेना था, लेकिन अपने इस सफर के दौरान इसे एंडीज के पर्वतों को भी पार करना था। खराब मौसम की वजह से इस फ्लाइट को अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में कुछ समय के लिए लैंड कर दिया जाता है। फ्लाइट को रात भर मेंडोजा के ही एयरपोर्ट पर रोका जाता है और अगले दिन यानी कि 13 अक्टूबर के दिन ये फ्लाइट दोबारा से अपनी उड़ान भरना शुरू करती है। अच्छी बात यह थी कि फ्लाइट का पायलट पहले भी इसी रूट से 29 बार उड़ान भर चुका था, इसलिए एंडीज पर्वतों को पार करने का उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। एयरपोर्ट से 2:18 पर अपनी उड़ान शुरू करने के बाद फ्लाइट को सैंटियागो पहुंचने में अभी 1 घंटे का समय और लगने वाला था। इस समय प्लेन का एल्टीट्यूड लगभग 18,000 फीट था और ये एंडीज की पहाड़ियों को पार भी कर रहा था। आगे बढ़ने पर इस फ्लाइट को मौसम और भी ज्यादा खराब मिला था, जिस वजह से विजिबिलिटी कम हो गई थी और पायलट को आगे की तरफ कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया था। इसलिए पायलट पूरी तरह से प्लेन में मौजूद मशीनरी पर ही डिपेंड था। अपनी पोजीशन का रफली असेसमेंट करते हुए लगभग 1 घंटे के बाद पायलट ने सैंटियागो एटीसी से प्लेन को लैंड करने के लिए परमिशन मांगी। एटीसी द्वारा पायलट से जब एंडीज की पहाड़ियों को पार करने के बारे में पूछा गया तो पायलट ने अंदाजा बतौर कह दिया कि हाँ, वो पहाड़ियों को पार कर चुके हैं। सैंटियागो एयरपोर्ट के एटीसी द्वारा पायलट को लैंड करने की परमिशन देने के बाद फ्लाइट को 11,500 के एल्टीट्यूड पर लाने के लिए भी कहा गया। एटीसी पूरी तरह पायलट द्वारा बताई जा रही लोकेशन पर ही डिपेंड था, इसलिए उन्होंने पायलट को लैंडिंग परमिशन ग्रांट कर दी। लैंड करने की परमिशन मिलने के बाद 3:21 पर पायलट प्लेन के एल्टीट्यूड को घटाना शुरू कर देता है। प्लेन के नीचे आने पर पायलट को दिखाई देता है कि अभी उनका प्लेन एंडीज की पहाड़ियों में ही उड़ान भर रहा है और प्लेन के सामने एक बहुत ही बड़ी चट्टान भी मौजूद है। प्लेन को इस चट्टान से बचाने के लिए पायलट द्वारा प्लेन को ऊपर उठाने की पूरी कोशिश करी जाती है, लेकिन इसके बाद भी प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है, जिस वजह से प्लेन के पीछे मौजूद 3 सीटें यात्रियों समेत हवा में उड़ जाती हैं। इसके साथ ही प्लेन का राइट विंग भी पहाड़ी से टकराकर टूट चुका होता है और प्लेन पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाता है। इसी दौरान प्लेन का लेफ्ट विंग भी पहाड़ी से टकरा जाता है। अब केवल प्लेन का बीच का हिस्सा 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे की तरफ गिरते हुए बर्फ के ग्लेशियर में जा धंसता है। इतने बड़े हादसे के बाद प्लेन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और प्लेन के पायलट भी एट ए टाइम मारे गए थे। इसके अलावा 45 पैसेंजर्स में से 12 लोग इस घटना में अब तक मर चुके थे और केवल 33 ही जीवित बचे थे, जिनमें से ज्यादातर पैसेंजर काफी जख्मी हालत में थे और इनमें से कोई भी ये नहीं जानता था कि आखिर प्लेन क्रैश के बाद वो अब किस जगह पर मौजूद है। जबकि ये क्रैश हो चुका प्लेन एंडीज की एक अनजान पहाड़ी पर जमीन से लगभग 3,570 फीट की ऊंचाई पर मौजूद था। दोस्तों, ये तो कहानी की सिर्फ शुरुआत भर थी। आगे जो इन बचे हुए लोगों के साथ होने वाला था उसे जानकर हम लोगों की तो रूह तक कांप सकती है। इन घायल हो चुके पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर थे नांदो परांडो, जिनके सर में चोट लग जाने की वजह से वो कोमा में जा चुके थे। क्रैश हो चुके प्लेन को ढूंढने के लिए तुरंत ही 4 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स रवाना किए गए, लेकिन शाम ढलने वाली थी और रेस्क्यू टीम के पास प्लेन को ढूंढने के लिए बहुत ही कम घंटे बचे थे। सफेद बर्फ और घने कोहरे की वजह से रेस्क्यू टीम को प्लेन या उसकी क्रैश साइट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इसके अलावा प्लेन भी सफेद रंग का था, जिस वजह से रेस्क्यू टीम उसे नोटिस नहीं कर पा रही थी। देखते ही देखते रात का समय हो चुका था
इधर बचे हुए पैसेंजर्स को पूरी उम्मीद थी कि आज की रात किसी भी तरह कट जाने के बाद कल उन्हें कोई ना कोई आकर रेस्क्यू जरूर कर लेगा। इसी सोच के साथ उन्होंने क्रैश हुए प्लेन में ही रात गुजारने के लिए एक शेल्टर के रूप में उसका इस्तेमाल किया। -30 डिग्री की जमा देने वाली सर्दी में 5 लोग उस रात में सरवाइव नहीं कर पाते हैं, जिसके बाद अगली सुबह 33 में से जिंदा बचे हुए लोगों की संख्या 28 रह जाती है। दूसरे दिन की सुबह यानी कि 14 अक्टूबर के दिन पूरे 11 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर इस क्रैश प्लेन को ढूंढने के लिए और एंडीज पर्वतों में लगातार चक्कर लगाते हैं। लेकिन दिक्कत वही थी, सफेद प्लेन जो एंडीज की सफेद बर्फ की वादियों में रेस्क्यू टीम को नजर नहीं आ रहा था। एक के बाद एक करके कई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर इन पैसेंजर्स के ऊपर से गुजरे, लेकिन ये रेस्क्यू टीम इन लोगों को नोटिस नहीं कर पा रही थी। इस वजह से इन लोगों ने अपने इस क्रैश हुए एरोप्लेन के ऊपर लिपस्टिक से SOS लिखने की सोचा, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में लिपस्टिक की जरूरत थी। ऐसे में उन्होंने अपने लगेज बैग से ही बर्फ के ऊपर बड़ा सा क्रॉस का मार्क बना दिया ताकि रेस्क्यू करने वाले लोगों का ध्यान इस तरफ जा सके। उनकी ये तरकीब भी रेस्क्यू टीम का ध्यान उनकी तरफ नहीं खींच पाती है। इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं और अब ये लोग अच्छी तरह समझ चुके थे कि ये लोग यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके हैं और इन्हें अब यहाँ से कोई भी बचाने वाला नहीं आने वाला है। इन्हीं विषम परिस्थितियों इन लोगों ने खुद को सरवाइव करना शुरू कर दिया। धूप निकलने पर बर्फ को पिघलाकर बूंद बूंद पीने का पानी जमा करना और खाने के नाम पर प्लेन में मौजूद बचा हुआ खाना ही खाकर ये लोग खुद को जिंदा रखे हुए थे। इस कंडीशन में रहते हुए यहाँ इन सर्वाइवर्स को 8 दिन गुजर चुके थे। इसी बीच पराडो भी कोमा से बाहर आ चुके थे। 8 दिन तक लगातार सर्चिंग करने के बावजूद भी क्रैश हुए प्लेन या फिर उसके पैसेंजर्स के न मिलने के बाद इस सोच के साथ कि अब तक तो सभी पैसेंजर्स इस जमा देने वाली ठंडक में मारे गए होंगे, इस अभियान को रोक दिया जाता है। क्रैश हुए प्लेन के मलबे से निकाले गए एक रेडियो में जब पैसेंजर्स ने अपने प्लेन को सर्च करने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन के बंद होने की खबर सुनी तो उनकी बची हुई उम्मीदें भी खत्म हो गईं। अब उनके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो इन हालात से हार मानकर बैठे बैठे अपनी मौत का इंतजार करते या फिर इन परिस्थितियों से जूझते हुए जब तक हो सकता खुद को जिंदा रखते। आखिरी दम तक इन हालात से लड़ते रहने की उम्मीदों ने इन लोगों को खुद को उस माहौल में बचाए रखने की हिम्मत और ताकत दी। इन लोगों ने प्लेन की सीटों में भरी हुई रुई को निकालकर अपने कपड़ों में भर लिया और सीटों के चमड़े को अपने पैरों के ऊपर बर्फ पर चलने के लिए जूतों पर लपेट लिया। साथ ही अपना पेट भरने के लिए इन्होंने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने अपने मरे हुए रिश्तेदारों दोस्तों की बर्फ में दबी हुई लाशों से मांस को निकालकर खाना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसा करना इनके लिए बेहद कठिन था, लेकिन खुद को जिंदा रखने के लिए ऐसा करना इनके पास आखिरी ऑप्शन था। अभी इन्होंने खुद को इस माहौल में ढलने की तैयारी करी ही थी कि प्लेन क्रैश के 16वें दिन कुदरत का एक और कहर इनके ऊपर टूटता है। रात के समय जब ये लोग एरोप्लेन के बने शेल्टर में सो रहे थे तभी इन्हें पता चलता है कि पहाड़ी के ऊपरी हिस्से से टूटी हुई बर्फ बड़ी मात्रा में नीचे की ओर आ रही थी। ये बर्फ इतनी तेजी से नीचे की ओर आई कि उसने शेल्टर प्लेन को पूरी तरह से अपने अंदर समा लिया और यही नहीं, बड़ी मात्रा में बर्फ इस प्लेन के अंदर घुस गई थी, जिस वजह से अंदर मौजूद पैसेंजर्स को सांस लेने में दिक्कतें होने लगी और बचे हुए सभी पैसेंजर्स में से 8 पैसेंजर की दम घुटने की वजह से उस रात मौत हो गई, जिस वजह से अब पैसेंजर्स की संख्या 19 रह गई थी, जिन्हें बर्फ से बाहर निकलने में पूरे 3 दिन का समय लगा था। अब उन लोगों ने सोच लिया था कि यहाँ रहने का मतलब था कि एक एक करके सभी का मारा जाना। इसलिए उन लोगों में से 3 लोगों ने पहाड़ी की दूसरी तरफ जाकर बाहर से मदद लाने का फैसला किया। मदद ढूंढने के लिए निकलने से पहले उन्हें रास्ते में खाने के लिए मांस दिया गया, साथ ही उन्हें सबसे ज्यादा मोटे कपड़े भी दिए गए। चलते चलते इन लोगों को शाम हो चुकी थी। तभी उनकी नजर प्लेन के उस पिछले हिस्से पर पड़ी जो प्लेन के क्रैश होने पर टूटकर गिर पड़ा था। वहां जाकर इन लोगों को उसमें काफी खाने का सामान मिला। वहीं इन्हें प्लेन के मलबे में बैटरी भी मिली, जिसको इन्होंने प्लेन की कम्युनिकेशन डिवाइस से जोड़कर मदद बुलानी चाहिए, लेकिन अफसोस ये शुरू ही नहीं हो पाई। उधर क्रैश के 59 दिनों बाद बहुत सारी बर्फ और ऊपर से आ जाती है, जिसकी वजह से 3 और सर्वाइवर मारे जाते हैं और अब जिंदा बचे हुए लोगों की संख्या केवल 16 रह जाती है। उधर ये 3 लोग कैनासा, परांडो और विजेंटे बिना किसी जानकारी के जिस दिशा में बढ़ रहे थे वो नहीं जानते थे कि वहां इन्हें कोई इंसानी बस्ती मिल भी पाएगी या नहीं। वो लोग बस पहाड़ियों की चढ़ाई चढ़ते चले जा रहे थे और 3 दिन लगातार पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ने के बाद
जब वो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि पहाड़ की चोटी के चारों तरफ इन्हें ऐसी ही पहाड़ों की चोटियां नजर आ रही थीं, जहां पर कोई भी मानव बस्ती तो क्या, किसी जिंदा इंसान की परछाई भी मौजूद नहीं थी। आगे आने वाली और विषम परिस्थितियों को देखते हुए इन तीनों में से विंसेंटे को वापस क्रैश साइट पर भेज दिया जाता है, जबकि दो लोग पहाड़ों को पार करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। आगे बढ़ने पर इन्हें नदी की एक छोटी सी धारा नजर आती है। तब ये लोग इस नदी के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं। इसी दौरान इन लोगों को नदी के किनारे पर 3 लोग नजर आते हैं, जिनसे ये लोग मदद मांगते हैं। इन्हीं में से एक इंसान पत्थर में कागज और पेन लपेटकर इनकी तरफ फेंकता है, जिस पर परांडो अपने साथ घटित हुई पूरी घटना को लिख देते हैं। वो आदमी पूरी घटना की जानकारी लेकर पास के ही मिलिट्री ऑफिस में पहुंचता है, जहां से फौरन ही चिली एयरफोर्स इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए बताई गई जगह पर पहुंच जाती है। 22 दिसंबर 1972 को क्रैश के पूरे 70 दिन बाद बाकी के बचे हुए सर्वाइवर्स को रेस्क्यू कर लिया जाता है, जिनकी संख्या अब 16 रह गई थी। दोस्तों, ये एक दिल दहला देने वाली घटना थी, जिसे आज भी सुनने के बाद लोगों की रूह कांप जाती है। उम्मीद करते हैं आपने इस कहानी को दिल से सुना होगा। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।